नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बिलवंशी। आज से आपको मैं रीजनिंग की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ और कौटिल्य आईएएस एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हम देखिए बैंकिंग को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी हो गए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसमें भी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना फाउंडेशन बैच रहेगा, तो कंप्लीट रीजनिंग बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, है ना। अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज़ आपने सुना होगा। जो बैंक में अगर हम बात करें तो क्लरिकल हो गया, पीओ हो गया, इसमें प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, बैंक में प्रीलिम्स में, क्लर्क की बात कर लें या पीओ की बात कर लें तो इसमें जनरली क्लर्क की अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओ की भी बात करें तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और आईबीपीएस आरआरबी की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, इसके लिए हमको ABCD का नॉलेज तो होना ही चाहिए। वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, लॉजिक और पैटर्न भी समझना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 3 टाइप के आते हैं। एक होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जिसको हम लेटर सीरीज़ बोलते हैं। दूसरा होता है आपका नंबर सीरीज़ जिसमें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर सीरीज़ के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे नंबर्स की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, फिर इवन नंबर क्या होता है ना, सम संख्या, और ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। फिर अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं वो सब हमको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर क्या होता है ना, वर्ग क्या होता है, फिर क्यूब क्या होता है जिसको हम हिंदी में घन बोलते हैं। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, तभी हम लॉजिक और पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड जो टाइप है आपका उसे हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज़। मिक्स्ड सीरीज़ में आपको एक, अभी आगे हम क्वेश्चन करने भी वाले हैं, आपको दिख जाएगा। मिक्स्ड सीरीज़ में आपको सिंबल्स भी गिवन होंगे, नंबर्स भी गिवन होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी गिवन होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन होती है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ना, ये मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आ चुका है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए लिखा है, बी लिखा है, फिर ABC लिखा है, फिर ABCD लिखा है, फिर ABCD और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम आगे करने वाले हैं वो बंच में आएंगे तो 5-5 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो एक बात आपको बता दूं, कभी भी ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना प्रश्न, ये पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। सिर्फ आपको 20 मिनट मिलते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं जनरली। और आरआरबी की बात करें तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। तो वहाँ पे भी टाइम आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट मिल रहे हैं। 20 मिनट मैथ्स में और 25 मिनट रीजनिंग में मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ भी टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपको ये स्पीड पे ध्यान देना है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है और ऑप्शन आपको टिक कर देना है फटाक से। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे लॉजिक और पैटर्न देखना है। जैसे यहाँ पे ए है, फिर आपको क्या दिख रहा है, ए के बाद बी दिख रहा है, फिर ABC दिख रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखते हैं पेयर बनाना है तो यहाँ पे AB का पेयर बना, फिर एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा आ गया C, फिर एक एक्स्ट्रा आ गया D, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा आने वाला है, E आने वाला है। तो बहुत ही ईजी हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन E। ठीक है, बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आगे दिखते जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है सबसे पहले अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। Z आ गया है, फिर ZY आ गया है, फिर ZY के बाद X आया हुआ है, फिर ZY X के बाद W आ गया है। मतलब यहाँ पे ना पेयरिंग अगर आप करते हो तो एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 हो गए, यहाँ पे पेयरिंग 3 का हो गया, यहाँ पे फिर 4 का हो गया। तो आगे 5 का तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको ज़रूरत ही नहीं है 5वें का, हमको बस तीसरा पूछा है यहाँ पे कि तीसरा क्या होगा। तो वो तो इधर ही देख के बता सकते हैं, जैसे ये पहला था या दूसरा था तो तीसरा क्या है, X, मतलब यहाँ पे तो X ही होगा। आगे का पूछता तो वो हम आगे गैस करते, बट वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर तो पहले ही हमको पता चल गया कि X होगा। सो आंसर क्या टिक कर देंगे, X। ठीक है, और X कौन सा ऑप्शन में, C में। क्लियर है, ये भी बहुत ही ईजिली आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसका आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें फिर से हमको यहाँ पे क्या आने वाला है ये देखना है। क्वेश्चन वोश्चन ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। वो जब ज़रूरत होगी तो हम वो भी देख लेंगे, बट जब ज़रूरत नहीं है तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइम बचाना है।
ठीक है। बैंक में टोटल अगर हम बात करें तो स्पीड का गेम होता है, स्पीड अच्छे से आपको बना के रखना है। अब यहाँ पे भी पेयरिंग देखना है कि कितने कितने का पेयर बन रहा है। अब देखो ANZ है, अब ध्यान से देखो BOY है, CPX और यहाँ पे 3, मतलब 3-3 का पेयर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको बन रहा है। ठीक है, अब 3-3 के पेयर में आपको बीच वाला पता करना है। तो आप बीच वाला पता करना है तो बीच वाले से कंपेयर करके जाओगे तो शायद आपको पता चल जाए। देखो N के बाद क्या आता है O के बाद आता है P और P के बाद आता है Q, तो हमारा आंसर होना चाहिए Q। ठीक है, देखो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा Q। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये दोनों का क्या रोल है, तो A का अपोजिट एक्चुअली Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है Y होता है, C का अपोजिट क्या होता है X होता है और D का क्या होता है W। तो बाकी के जो 2 अल्फ़ाबेट है वो अपोजिट है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि A का अपोजिट क्या होता है Z, B का क्या होता है Y, C का क्या होता है X, D का क्या होता है W। तो ये कुछ चीज़ें आप ना रट भी लेना। एग्जाम्स में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको ना पहले अच्छे से रटनी पड़ेगी। जैसे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन वैल्यू है ना, पोजीशन वैल्यू कैसे, जैसे A की पोजीशन वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, C की होती है 3, है ना, D की होती है 4 एंड सो ऑन। ये सब पोजीशन वैल्यू आपको रटना है। साथ ही साथ अपोजिट लेटर भी आपको रटना है कि A का अपोजिट क्या होता है Z, B का क्या होता है Y, C का क्या होता है X। ठीक है, जब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग मशीन इनपुट आउटपुट, तो वहाँ पर मैं इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कैसे इनको जल्दी से रटा जाता है। ठीक है, बाकी आपको रटना तो है ही, और बहुत सारे टॉपिक्स में आपको मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, बताइए क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको वो दिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ABDGKP क्वेश्चन मार्क। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑप्शंस भी ध्यान पे दीजिएगा, सिंगल अल्फाबेट और यहाँ सिंगल क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आपको सिंगल अल्फाबेट वहाँ पे क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गैप देखा करो, A के बाद देखो B, मतलब यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ पे देखो C आता है मतलब 1 का गैप है ना। ABCDEFGHIJKLMNOP, आगे बताइए कितना का गैप होना चाहिए। पहले देखो 0 का गैप हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। तो आगे कितने का होगा 5 का, वो 5 छोड़ के अगला जो एलिमेंट होगा वही आंसर है। तो P के बाद क्या आता है OPQRSTUV, 5 अल्फाबेट मैंने छोड़ दिया और नेक्स्ट अल्फाबेट मेरा क्या निकला V निकला, है ना। T के बाद U के बाद V। अब ढूंढो V कहाँ पे है, ये, तो V आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बेसिक जो है ना, फंडामेंटल, यही हमको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अब कई लोग यहाँ पे पोजीशन वैल्यू भी लिखते हैं, जैसे A1 होता है, B2 होता है, D4 होता है, G7 होता है, ये 11 होता है, P16 होता है। तो आगे क्या होगा, अब यहाँ पे गैप देख लो, यहाँ पे क्या चल रहा है 1 का गैप है, यहाँ पे देखो 2 का गैप है, यहाँ पे देखो 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5, तो आगे कितने का गैप होगा 6 का। ठीक है, तो 16 + 6 कितना होता है 22, और V की पोजीशन वैल्यू होती है 22। ये भी एक लॉजिक था, लेकिन इसके लिए आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो जल्दी, अदरवाइज आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 अल्फ़ाबेट्स गिवन है और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो वहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। लगाइए लॉजिक लगाइए। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सीरीज का ही क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज दिख रही है आपको, है ना। अब इसमें आपको नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या होगा, और हमको दिख रहा है कि 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट यहाँ पे भी आपको अवेलेबल ऑप्शन में वो आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर करते हुए जाना है। जैसे A के बाद देखो B है, B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद क्या जाएगा E, और देखो E कौन सा ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई एक होगा, वही हमारा आंसर होगा, F, U या V। अब यहाँ पे चेक करो Y X, अब बताओ Y से X आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिसेंडिंग चल रहा है। Y की पोजीशन वैल्यू होती है 25, X की होती है 24, W की होती है 23, V की होती है 22। या तो आप क्या कर सकते हो, इधर से इधर असेंडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप स्पीड कहाँ से आपको हो रहा है, डिसेंडिंग में स्पीड हो रहा है या असेंडिंग में। ज़्यादातर बच्चे असेंडिंग में ही जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इधर से भी कर सकते थे कि V से पहले क्या आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, W से पहले V आता है, V से पहले क्या आता है U, V W X Y, ऐसे चेक कर सकते हो। और U कौन सा ऑप्शन में, C में, तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन C को टिक कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही चीज़ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये है।
और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट, वैसे तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है, बट फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं पे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ बीच में नंबर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नंबर देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली बात है अगला 8 होना चाहिए, जो आपको बहुत सारे ऑप्शन में दिख रहा है ना। ए में भी है, बी सी में भी है, बी में भी है, सब में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो अगला क्या होना चाहिए? डी। अब डी आपको किधर दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो डी 8, यही वाला ऑप्शन क्या मैं टिक कर दूँ? लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ दीज भी है, और अगर नन ऑफ दीज होता है तो आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, आपको ये भी चेक करना है कि क्या एस ही होगा या कुछ और होगा। अगर कुछ और होगा तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, तो अच्छे से कंफर्म करके चेक कर लो। वाई से पहले क्या आता है? डब्ल्यू आता है क्या? नहीं, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, वी से पहले यू आता है, यू से पहले टी आता है और टी से पहले एस आता है। यस, तो हमारा आंसर यही होगा, D8S। अब हम श्योर हैं, अब हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं D8S ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। आपको 4th एलिमेंट जो है वो ढूंढना है, ठीक है, जिसमें 2 अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हमेशा जो मैंने बताया, फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर करते जाओ और देखो नेक्स्ट क्या आएगा। ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी आता है ना। तो यहाँ पे जी आना चाहिए, और देखो जी कौन सा ऑप्शन में? ये दिख रहा है, लेकिन क्या इसको मैं टिक कर दूँ? नहीं, नन ऑफ दिस भी है ना। ये रिस्की का काम है, आप डायरेक्टली इसको टिक नहीं कर सकते, आपको सेकंड अल्फ़ाबेट भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो सेकंड चेक करते हैं, बी के बाद आता है सी डी ई एफ, यहाँ पे 3 का गैप है। यहाँ पे भी देखो एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई जे, 3 का गैप। तो जे के बाद क्या आएगा? के एल एम, तो यहाँ एन आना चाहिए। तो यस, अब हम यहाँ पे श्योर होकर टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। बी वाई है, डी डब्ल्यू है, फिर क्वेश्चन मार्क है, एच एस है, जे क्यू है ना। अब यहाँ पे भी आप देखते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट से ही कंपेयर करना है ना। तो कि टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है। तीसरा टर्म कौन सा है वो निकालना है। तो पहले हर टर्म का फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखिए। बी के बाद आता है सी, सी के बाद डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ देखो कौन कौन से ऑप्शन में, यहाँ है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और नन ऑफ दिस हो सकता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये आ गया, आगे आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड वाला अल्फ़ाबेट देखो, वाई से पहले क्या आता है? एक्चुअली एक्स आता है ना। एक्स से पहले क्या आता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी, और वी से पहले क्या आता है? यू। तो अब ढूंढिए कि कहाँ पे एफ यू है, तो ये ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। इतना रिस्क ले सकते हैं, आगे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से चेक करके इतना रिस्क ले सकते हैं, इसको टिक कर देंगे। आया समझ? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये सब अपोजिट भी है। बी का अपोजिट होता है वाई, डी का डब्ल्यू, है ना, एफ का यू, एच का एस, जे का क्यू, और बाकी कोई भी अपोजिट आपको नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यही एक अपोजिट है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली अपोजिट देख के हम टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता था यहाँ भी अपोजिट हो, यहाँ भी अपोजिट हो और नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना रिस्क नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइएगा यहाँ पे क्या लग रहा है। अब देखो ये पैटर्न वाला आ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ना पेयरिंग करना है, लास्ट में देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जेड है, जेड के बाद एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, उसके बाद वाला वाई, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आ रहा है आपका एक्स, फिर आ रहा है आपका देखो डब्लू, फिर आ रहा है डब्लू से पहले क्या आता है? वी, वो देखो वो भी आ गया, और फिर वी से पहले यू भी आ गया, ठीक है। इतने आ गए। तो यू से पहले क्या आता है आपको वो पूछा है, तो भाई यू से पहले क्या आता है? टी, है ना, टी यू, T20 होता है, U21 होता है, मतलब क्या आना चाहिए उससे पहले? टी आना चाहिए। बहुत ईजी है। तो देखो ये चीज़ें दिखती टफ है लेकिन होती बहुत आसान है। तो आपको पेयरिंग करना आना चाहिए कि अगला क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। यू से पहले क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 10th वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन है मिसलेनियस का। इसके बाद हम अगले टाइप में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे पेयर ध्यान से देखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी टी यहाँ तक है, फिर जेड रिपीट हो रहा है, मतलब ये पूरा एक टर्म हो गया। अगला टर्म में देखो आप ध्यान से देखो, टी नहीं दिख रहा है, यू के बाद टी था जबकि यहाँ गायब हो गया, मतलब यहाँ पे एक कम हो गया। फिर ध्यान से देखिए यू अब यहाँ पे यू गायब हो गया, वी के बाद यू था, वी के बाद यहाँ यू है ही नहीं, ये देखो गायब हो रहा है, मतलब यहाँ पे राइट साइड में एक एक एलिमेंट कम होते जा रहा है।
एक एक अल्फ़ाबेट कम होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, W से पहले V था, यहाँ W से पहले क्या गायब हो गया है, तो हमको V को ही तो गायब करना था अगले में, और अगर V गायब होगा तो अगला हम स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, Z। फिर से आगे एक गायब करते, है ना, लेकिन W के बाद आएगा क्या, Z ही आएगा। अब यहाँ पे देखो Z ऑप्शन में है क्या, C में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, Z। आया समझ सबको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कई बार क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डर जाते हैं कि अरे यार क्या होगा क्या होगा, कुछ और टिक कर देते हैं गलती से। ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है लॉजिक, पैटर्न समझना है, पेयरिंग बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ये था आपका बेसिक मिसलेनियस वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन। अब हम आते हैं जो 5-5 क्वेश्चन बंच में आते हैं, ठीक है, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ और मिक्स्ड सीरीज़, तो वो भी क्वेश्चन आपके सामने में है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो सीरीज़ है ये है आपकी लेटर सीरीज़, है ना। बैंकिंग में जो फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो उसमें जो पहला प्रकार है आपका लेटर सीरीज का ये है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज है। अब आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको डील करना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये सीरीज़ कौन सी लेटर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, ठीक है। अब इस सीरीज़ में टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है, ठीक है। वर्ड कितने हैं, 5 वर्ड है। अब बताइए मुझे कि 5 वर्ड में हर एक वर्ड में कितने कितने अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं। हाँ, इसको मैं क्या बोलूँगा, ए को क्या बोलूँगा, ए आपका एक लेटर भी कहलाएगा, अल्फ़ाबेट भी कहलाएगा और कैरेक्टर भी कहलाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट भी हम बोल सकते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और लेटर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा ए एंड डी है, इसे मैं क्या बोलूँगा, वर्ड बोलूँगा, है ना। ये कंप्लीट एक वर्ड कहलाएगा। फॉर भी एक वर्ड है, तो टोटल 5 वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, इन पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। इसमें हमको वोवेल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो सबको पता ही होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, वोवेल्स। और बाकी के जो 21 बचते हैं, है ना, 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट होते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और वोवेल को बोलते हैं स्वर। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये आपके स्वर होते हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सारे कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। तो क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमको पहले से पता होना चाहिए। चलिए, अब ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखिए, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम सेविंग, ठीक है। टाइम आपको बचाना है, तो सबसे अच्छी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा स्ट्रेटजी कौन सा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीरीज आपको दिख रहा है और ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब टाइम वेस्ट नहीं करना। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स गिवन बिलो, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ये आपने देखा, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीरीज को भी डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी या इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जिस मीडियम के आप हो उस मीडियम में आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो ना, तो कोशिश करो, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में ही अटैम्प्ट करें, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि बाईलैंग्वेज में कई बार कुछ बच्चे बार बार व्यू इन करते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक ही लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो आपने चूज़ किया है उस पर ही सॉल्व करें। थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक इंग्लिश में ज़्यादा स्पीड से हो जाते हैं, जैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में करना चाहिए, वो जल्दी फटाफट होते हैं, हिंदी में कई बार उसमें टाइम लग जाता है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये सब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है। इफ़ द थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, देखो अब एग्जाम में क्या होता है, आपके पास ना रफ शीट होती है और मॉनिटर स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे देख के ही आप डायरेक्टली फटाफट बता दोगे कि आंसर क्या होगा, है ना। कुछ सेकंड्स लगेंगे, अपना दिमाग लगाना है और ऐसे आंसर बता दोगे, और ऑप्शन आपको देख के आंसर देना, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स। अच्छा, थर्ड अल्फाबेट बोल रहा है, किसका थर्ड अल्फाबेट बोल रहा है, ईच ऑफ द वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितने, 5 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5। अब सबका थर्ड अल्फाबेट मतलब ये इसकी बात कर रहा है। अब आगे देखो क्या बात कर रहा है, इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब उसको चेंज करना है। किससे चेंज करना है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज से चेंज करना है। उसके बाद अगला अक्षर जो आता है, जैसे डी के बाद अगला अक्षर क्या आता है, ई, आर के बाद अगला अक्षर क्या आता है, एस, है ना, ई के बाद अगला अक्षर क्या आता है, एफ, ऐसे चेंज करना है। बट हम करेंगे नहीं अभी, इसको बस मन में रखना है। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ये करने के बाद बोल रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा।
भाई इसके लिए तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि वोकैब जो क्या क्या होता है। अगर आपको वोकैबलरी नहीं पता, परफेक्ट मीनिंग कैसे बता पाओगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ी इंग्लिश डिक्शनरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए अब अपन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि क्या बन सकता है। ए एन को तो कुछ करना नहीं है, बस ये चेंज होकर आपका क्या बन गया, ई। तो ए एन ई कुछ होता है क्या मीनिंगफुल वर्ड? मुझे तो नहीं लगता कि इसका कुछ मीनिंग होता है। एफ ओ एस फॉस बन जाएगा। आर क्या बन जाएगा, एस, आर के बाद एस आता है ना, तो फॉस कुछ होता है क्या मीनिंगफुल वर्ड? नहीं। टी एच ये बन गया एफ, टी एच एफ भी कुछ मीनिंगफुल होता नहीं है। बी आई एच जी के बाद क्या आता है एच, तो बी आई एच कुछ होता है क्या मीनिंगफुल? नहीं। एस यू एम क्या बन जाएगा, एन। हाँ सन दिख रहा है, सूरज, है ना। सन मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। सो एक यहाँ पे हमारा बन रहा है मीनिंगफुल सम, और उसको ऑप्शन में हम ढूंढ के टिक कर देंगे। देखिए आया सबको समझ में कैसे चेक करना, मतलब मैंने कहीं कुछ पेन वेन का इस्तेमाल किया क्या? नहीं। हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट एग्जाम में हमको सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करना है, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन आपके सामने रहेगी, आपको फिंगर्स ऐसे यूज़ करके चेक करते हुए जाना है, और एक हाथ आपका होना चाहिए माउस में, एक हाथ आपका स्क्रीन में। क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना फटाक से। जैसे आपको पता चला ये आंसर है, तो यहाँ क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना फटाक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास ये वाला है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोल रहा है, इसको अरेंज करने को बोल रहा है, लेकिन वर्ड का अरेंजमेंट करना है ना। अब कैसे अरेंजमेंट करना है, द ऑर्डर एज दो वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इसको बोलते हैं कि बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी की वर्णमाला बढ़ते क्रम में, ए से लेकर जेड तक, ऐसे पूरे शब्दों, 5 शब्द है, पांचों को अरेंज कर देना है ना। या उसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, या डिक्शनरी के फॉर्म में लेफ्ट टू राइट, एक ही चीज़ है ये सारी चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड क्या होगा। अब देखो ये जो होता है ना, ये वाला एंड, इसको हम बोलते हैं राइट, है ना, हिंदी में बोलेंगे दायां, और ये होता है आपका क्या, लेफ्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं बायां। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, बायां दायां क्या होता है, राइट लेफ्ट क्या होता है। तो ये जो हमारे हाथ है ये राइट हैंड है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड इधर है, लेकिन मैं ऐसा पलट जाऊँगा तो ये मेरा राइट हैंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि अगर ये पांचों वर्ड्स को मैं क्या करूँ, हाँ, ऑर्डर में अरेंज कर दूँ एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे वो अल्फ़ाबेट्स में अरेंज होते हैं वैसे अरेंज कर दूँ, तो राइट से सेकंड कौन सा होगा, तो राइट से सेकंड। अब देखो आप इधर से असेंडिंग कर रहे हो, राइट से तो डिसेंडिंग होगा, तो डिसेंडिंग करते हुए सेकंड कौन सा होगा आपको वो बताना है। तो इसके लिए पोजीशन वैल्यू अगर पता है तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो, जैसे ये 1 होता है, ये 6 होता है, ये 20 होता है, ये 2 होता है, और ये 19 होता है। तो देखो 20 ये फर्स्ट हो जाएगा राइट से, और ये हो जाएगा सेकंड, तो राइट से सेकंड क्या आएगा, सम, और सम कौन सा ऑप्शन में है, ई। आ गया समझ। तो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से आप बिना पेन टच के ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप लिखोगे, असेंडिंग करोगे और फिर देखोगे राइट से सेकंड, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ सेकंड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब क्या बोल रहा है, सेकंड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स, मतलब हर वर्ड के सेकंड अल्फ़ाबेट, इसमें कुछ करने को बोल रहा है ना। सेकंड में क्या करने को बोल रहा है, आगे देखो, चेंज करना है टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उसको नेक्स्ट से, एन क्या बन जाएगा, ओ क्या बन जाएगा, पी, एच क्या बन जाएगा, जी एच आई, आई बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा, जे, यू क्या बन जाएगा, वी। तो ऐसे आपको चेंज करना है। उसके बाद फिर देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग 2 वॉवेल सेम और डिफरेंट वॉवेल्स विल बी फॉर्म्ड। तो वो चेंज करने के बाद कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें 2 वॉवेल बोला है ना, 2 वॉवेल, तो 2 वॉवेल मतलब स्वर, वही ए ई आई ओ यू मैंने लिखा था यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, किसमें इतने होंगे, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बोल रहे हैं ना वो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो कितने ऐसे वर्ड होंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा देखा करो भाई कि आपको चेंज किसको करने को बोल रहा है, सिर्फ बीच वाले को, लेफ्ट और राइट को कुछ करना नहीं है। तो पहले देखो ना लेफ्ट और राइट में कोई एक वॉवेल है क्या, क्योंकि 2 वॉवेल आना चाहिए चेंज करने के बाद। अब अगर ये दोनों अगर कॉन्सोनेंट होते तो मैं तो इसको चेक करके देखता ही नहीं, क्योंकि अगर चेंज करके देख भी लोगे वॉवेल बन भी जाएगा तो एक ही वॉवेल आएगा ना, 2 तो आएगा नहीं, और हमको कम से कम 2 चाहिए। और अगर पहले से ये दोनों वॉवेल होते तब भी चेक नहीं करता, क्योंकि मुझे 2 वॉवेल मिलना है और वो पहले से मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ओ। तो देखिए इसमें 2 वॉवेल मिल गए, एक ए और एक ओ। यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो इसको चेक ही मत करो, क्योंकि ये चेंज होकर वॉवेल बन भी जाएगा तो एक ही बनेगा। यहाँ पे देखिए एक वॉवेल है, इसको चेक करके देखो, एच के बाद क्या आता है, जी एच आई, यस, इसमें भी 2 वॉवेल मिल गए। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसको चेक मत करो, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसको चेक मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2 ऐसे वर्ड है जिसमें आपको 2 वॉवेल मिल रहे हैं। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, ये टिक कर देंगे हम। आ रहा है समझ सबको, क्लियर है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे सेम वही सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन बेस्ड थे, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, अब आपसे पूछ रहा है कितने ऐसे लेटर्स हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आराम से पढ़िएगा, समझिएगा कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, कितने ऐसे अक्षर हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब बीच में बोल रहा है, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, मतलब राइट से सेकेंड लेटर का सेकेंड वर्ड है ना, सॉरी, राइट से सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर। अब बताओ राइट से सेकेंड वर्ड कौन सा है, बिग, बिग का सेकेंड लेटर क्या है, आई, तो एक तो हो गया आई। अब दूसरा, दूसरा देखो क्या लिखा है, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द गिवन वर्ड, तो लेफ्ट से सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर क्या है, ओ, तो आई और ओ के बीच में ए बी सी डी के अकॉर्डिंग कितने लेटर होते हैं, तो देखो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ, 1 2 3 4 5, 5 रहते हैं, और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। टिक कर देंगे भी। आ गया समझ, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना रहता है ना, मतलब कहीं भी पेन में टच करने की जरूरत नहीं, ऐसे देख के ही आप बता सकते हो कि क्या आंसर होने वाला है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स मतलब पांचों वर्ड की बात कर रहा है, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, प्रश्न लिखा हुआ है, उल्लेखित कार्यों को करने के बाद बनाने वाले नए शब्द आवश्यक रूप से सार्थक अंग्रेजी शब्द हो सकते हैं और नहीं भी, है ना। अच्छा, ये तो आपका डायरेक्शन हो गया, ये पढ़ने की ज़रूरत तो हमको थी नहीं, ये हिंदी में यहाँ से पढ़ो। यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को पहले अक्षर से बदल दिया जाए, व्यंजन मतलब समझ रहे हैं, है ना, वही जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, और हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। किससे बदलना है, पहले अक्षर से, चेंज टू प्रीवियस लेटर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ना आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से चेंज करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, वॉवेल, वॉवेल को भी बोला है क्या, एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू नेक्स्ट, हाँ, वॉवेल को बोल दिया है नेक्स्ट से चेंज करने को, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से करना है, वॉवेल को नेक्स्ट से करना है ना, व्यंजन को पिछले से और स्वर को अगले से। अब आगे बोल रहे हैं व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कोई स्वर
ग्रीन, अच्छा ये रेड हो जाता है क्या, तब डिस्चार्ज है ना? हाँ, और ये लाइट भी जलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा देखा रहता है ना, तो यहाँ से देखने में 3 डंडी रहती है, अगर क्लोज खत्म हो गया तो उसमें डिस्चार्ज हो गया। हम्म हम्म और ये तो हम पट्टी दिखा रहे हैं। हम्म हम्म, हम्म। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में थे हम, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्या पूछा है, इफ़ वन इज़ एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब प्रत्येक संख्या के आखिरी अंक में एक यदि जोड़ा जाए, है ना, यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए, इन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड विल द लास्ट डिजिट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वन इज ऑल्सो बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आखिरी वाला अंक जो जिसमें एक जोड़ रहे हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो भाई देखो, 4 में एक जोड़ेंगे 5 बन जाए, 5 हो जाएगा, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये 9 बन जाएगा, हाँ ये होता है। ये 2 बन जाएगा, नहीं होता। ये 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमारा सिर्फ एक ही बन रहा है, ये। ठीक है, क्योंकि सब में हमने क्या प्लस किया है, 1 प्लस किया है। तो 8 नहीं होता, 6 नहीं होता, 2 भी नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, 9 होता है और 5 भी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ एक ही है, 1। और 1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। आ गया सबको समझ में क्या करना था? बहुत ही, पेन टच करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड, अब घटाने को बोल रहा है। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब हर नंबर में पहले में क्या करना है, -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाउ मेनी नंबर्स दस फाउंड विल बी डिविजिबल बाय 3। अब पूछ लिया कि पूरे ऐसे नंबर है ना, -1 करने के बाद पूरे नंबर को देखना है कि क्या वो 3 से कट रहा है क्या। अब मैंने बोला था आपको कि हमको डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए, है ना, विभाज्य का नियम पता होना चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जब तक आप ये बेसिक्स मैथ्स के कुछ फंडामेंटल नहीं पढ़ लेते तो यहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबको आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मतलब सारे अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो नंबर कट जाएगा। अब देखो, 1 सपरेट करना है किसमें, फर्स्ट डिजिट में, मतलब ये क्या हो गया मेरा 4। अब देखो 4, 4, 8, 8 + 7 15, और 15 3 से कटता है, वहीं पे मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया मेरा 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 भी 3 से कटता है। ये हो गया 7, 7 + 3 10, ये नहीं कटेगा। ये हो गया 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, नहीं कटेगा। ये हो गया 1, 1 + 4 5, 5 + 7 12 कट जाएगा। तो 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट जाएंगे, और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। आया सबको समझ? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और ये एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे, पूरी सीरीज लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे काट के, 3 से काट के देखेंगे। भाई डिविजिबिलिटी का रूल याद रखो ना, क्यों काट के देखना है, टाइम वेस्ट होगा, और एक एक सेकंड बचाना होता है बैंक एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों को संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये असेंडिंग मतलब क्या है, डिसेंडिंग मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल है, असेंडिंग देखो हिंदी में लिखा है आरोही, बढ़ते क्रम मतलब 1 से 1 2 3 4 5 6, ये होता है आपका असेंडिंग, बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग क्या होता है, घटते क्रम, उल्टा, है ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होता है आपका डिसेंडिंग, है ना, घटते क्रम। तो ये चीज़, अब लेकिन इसमें भी 3 चीज़ें हैं। हमको क्या बोल रहा है, इफ़ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, डिजिट को करना है असेंडिंग, मतलब ये जो पहला नंबर है इसमें डिजिट क्या है, 5 7 4, तो ये बन जाएगा आपका, क्या करना है, असेंडिंग करना है, तो ये बन जाएगा आपका 4 5 7, ये बन जाएगा आपका 5 6 8, 5 6 8, समझ में आ रहा है, इस टाइप से करना है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे नहीं, बस हम क्वेश्चन पढ़ के फटाक से ऐसे आंसर बता देंगे। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द नंबर मतलब समझ में आया, उसको उसी के अंदर असेंडिंग करना है। 574 को 574 के अंदर ही असेंडिंग करना है, तो बन जाएगा 4 5 7, है ना, जो अभी मैंने बताया। फिर क्या क्वेश्चन पूछा है देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर बहुत ईजी है, हाईएस्ट नंबर मतलब बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, जिसका पहला अंक सबसे बड़ा हो। अब बताइए सब पहला अंक कौन सा आ रहा है, जो इनमें सबसे छोटा है। 4 पहले आ जाएगा, इसमें 5 सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो आंसर हो जाएगा 658, और 658 कौन से ऑप्शन में, बी में। दैट्स इट।
आया सबको समझ में? तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ इन ईच नंबर द फर्स्ट 2 डिजिट आर रिप्लेस्ड बाय देयर सम। अब क्या बोल रहा है कि सारे नंबर्स में जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको रिप्लेस करना है उन्हीं के सम से, है ना। मतलब प्रत्येक संख्या के पहले 2 अंकों को उनके जोड़ से क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ो। विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट, फिर से वही पूछ लिया लार्जेस्ट। भाई हमको पता है ना लार्जेस्ट मतलब बड़ा, कैसे पता करते हैं, जो पहला नंबर जिसका बड़ा है वही होगा सबसे बड़ा। तो अभी यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद जिसका सबसे बड़ा जोड़ है वही आंसर हो जाएगा, है ना, जिसका सम सबसे ज़्यादा है। बताइए क्या 5 + 7 कितना होता है, 12। क्या यही सबसे ज़्यादा है क्या? आगे देखते हैं। 6 + 5 क्या होता है, 11। तो 12 ज़्यादा है, ये तो कम है ना, अभी तक ये ज़्यादा है। 10 ये भी नहीं है। 13 हाँ, अब ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखिए 6, मतलब यही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 945 कौन सा ऑप्शन में, डी में। आ गया सबको समझ में? तो 945 ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज। ये भी समझ में आया क्या? क्या बोल रहा है, इफ़ इन ईच नंबर, है ना, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाए। इसको इससे बदल देंगे। 4 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ, 6 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ, 8 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ। समझ में आ गया? फिर आगे क्या पूछा है, क्या पूछा है देखिए, विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट। अब छोटा पूछ लिया, है ना, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? भाई जो जिस संख्या में पहला अंक सबसे छोटा होगा वही छोटी होगी। छोटा कौन सा होता है, जिसका पहला अंक सबसे छोटा है वही तो छोटा होगा ना। तो देख लो पहला अंक, अच्छा अब यहाँ पे बताइए पहला अंक कौन सा हो रहा है, हमारा आखिरी वाला, बदल के वो इधर आ जाना है, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 1, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। तो 8 to 1 कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टिक कर दो, 8 to 1। ठीक है, क्योंकि 1 उधर चला गया है, वही सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब आते हैं अपना तीसरा टाइप, जो मैंने बताया था आपको, मिक्स्ड सीरीज, जिसमें सिंबल जिसको बोलते हैं प्रतीक चिन्ह वो भी आ रहे हैं। जैसे देखो स्टार दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, हैश दिख रहा है, @पाई। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं प्रतीक चिन्ह, सिंबल इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर। है ना, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी टू, ऐसे कितने 2 हैं, नंबर 2, जैसे ये, है ना, ये ऐसे कितने 2 हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको क्या पूछा गया कि ऐसे कितने 2 हैं जिसके तुरंत बाद, फॉलो मतलब होता है तुरंत बाद, है ना, ध्यान देना, फॉलोड मतलब तुरंत बाद, और प्रीसीडेड मतलब होता है पहले, है ना, प्रीसीडेड मतलब होता है पहले। ठीक है, तो ऐसे कितने 2 हैं जिसके तुरंत बाद क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9। तो ऐसे आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अब 16 तो लूंगा नहीं, डबल डिजिट में तो है नहीं, यहाँ पे सिंगल डिजिट है ना। तो हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है, एक भी एक पूर्ण वर्ग है। देखो ब्रैकेट में फिर से लिख दिया, एक भी एक पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं लिखा होता तब भी हमको पता है कि एक पूर्ण वर्ग ही होता है ना, एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब देखते हैं, देख लो क्या 2 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, और 2 ढूंढो, है क्या, हाँ है, 1 मिला, और 2 देखो, हाँ ये भी है, 2 मिला, और 2 देखो, ये तो सिंबल है, खत्म। तो 2 मिल गए, और 2 कौन सा ऑप्शन में, सी में, खत्म। बस ऐसे ही आपको देखना, फटाफट स्पीड से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना और फटाफट सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 18वें के दाएं से 5वें स्थान पर है। कई बार ना कंफ्यूज होते हैं लोग, नॉर्मल मेथड से करते हैं, है ना। नॉर्मल मेथड से करोगे तो क्या बोल रहे हैं कि बाएं छोर से 18, अब ये बायां होता है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दायां छोर और इसको बोलते हैं बायां छोर, है ना। तो आपको बोल रहा है बाएं छोर से 18। अब यहाँ से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 18 में पहुँचे, फिर उसके दाएं जाना है 5वां, उसके दाएं मतलब और उधर जाना है 5वां। तो सबसे अच्छी चीज़ बता दूं, याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अगर राइट से लेफ्ट बोल रहा है ना, राइट से लेफ्ट बोल रहा है तो आपको प्लस कर देना है। राइट कितना है 18 और प्लस 5 कर दो, कितना हो गया 23। और लास्ट में देख लो क्या पूछा है, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम जो बोला है वहीं से आंसर आएगा, तो फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से आंसर आ जाएगा 23, है ना। जब भी ऐसा आता है राइट लेफ्ट प्लस कर दो, लेफ्ट राइट भी आता है तो भी प्लस कर दो,
लेकिन अगर यहाँ पे राइट राइट आता तो माइनस करना होता है, और लेफ्ट लेफ्ट आता तो माइनस करना होता है ना। लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर दो आंसर लेफ्ट से आएगा, राइट राइट माइनस कर दो आंसर राइट से आएगा, ठीक है। लेकिन राइट लेफ्ट आएगा तो प्लस करना है, आंसर फ्रॉम से आएगा, यहाँ भी आंसर फ्रॉम ही रहता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट राइट होता तो भी मैं प्लस करता और आंसर कहाँ से आता, फ्रॉम से आता। ये चीज़ें याद रखना। चलो 23 काउंट करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एट द रेट, और एट द रेट कौन सा ऑप्शन में है, डी में। आया सबको समझ में, ऐसे काउंट करना है, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। अब आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन इवन नंबर। दोनों तरफ बोल दिया, मतलब अब आपको सिंबल देखना है जिसके आगे भी और पीछे भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, मतलब 2 4 6 है ना, इधर भी 2 4 6 8 ये होने चाहिए। 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 डिजिट में है नहीं, यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट है। चलिए अब देखिए प्रतीक चिन्ह के आगे पीछे देखो, दोनों तरफ यहाँ पे है नहीं, ये नहीं लेंगे, ठीक है। और ये भी दोनों तरफ नहीं लेंगे, ये भी दोनों तरफ नहीं है, विषम दिख रहे हैं सब। ये मिला एक, है ना, एक ये मिला और ये भी नहीं है, और हाँ एक ये भी मिल रहा है, देखो 2 मिल रहे हैं। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, सी में। आ गया समझ सबको, क्या पूछा था क्या करना था, ऐसे फटाफट स्पीड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर का। इफ ऑल द डिजिट दैट आर परफेक्ट स्क्वायर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। ड्रॉप मतलब हटा दिया जाए, यदि उपरोक्त व्यवस्था से पूर्ण वर्ग वाले सभी अंक हटा दिए जाते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब आपको पता ही है, 1 होता है, 4 होता है, और 3 का 9 होता है, 4 का 16, यही लेंगे सिंगल सिंगल डिजिट, है ना। ये तीनों पूर्ण वर्ग है, ठीक है। हाँ आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 13th डिजिट और सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो लेफ्ट से 13वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन इन दोनों को ड्रॉप कर दिया है ना, इन तीनों को ड्रॉप कर दिया है, इनको गिनना नहीं है। अब बाकी सबको गिनेंगे, 13वें नंबर पे कौन है, तो गिनो। 1 इसको छोड़ दो, 2 3 4 5 6 इसको छोड़ दो, 7 8 9 इसको छोड़ दो, 10 इसको छोड़ दो, 11 12 13। तो हमको क्या मिल रहा है, 3, ठीक है। नहीं हमने कहीं गड़बड़ किया, देखो 3 ऑप्शन में नहीं है। 1 4 9 को छोड़ना था ना, तो एक कहाँ तक जाना अपन को, 13th बोला डिजिट या सिंबल। 1 ये होगा आपका, 2 3 4 5 6 इसको छोड़ दो, 7 8 9 इसको छोड़ दो, 10 11 12 13 3 तो हो रहा है ना। यहाँ पे वही पूछा है ना, इफ ऑल द डिजिट दैट आर परफेक्ट स्क्वायर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 13th डिजिट और सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो लेफ्ट से 13th तो बोल रहा है, हम यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे। परफेक्ट स्क्वायर 149 ही होता है, 149 को हमने छोड़ा हुआ है, देखो एक ये छोड़ा है 4 को, 149 एक यहाँ छोड़ा है, एक यहाँ छोड़ा है, और ये 1 को भी छोड़ा है ना। सो हमारा आंसर होना चाहिए एक्चुअली में 3। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 हो रहा है, 3 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 होना चाहिए ऑप्शन में, या तो कुछ मिस प्रिंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पेयर है ना, किसका, डिजिट का पेयर, इन द नंबर हाईलाइटेड इन बोल्ड। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टार से पहले ये बोल्ड में है ना, यहाँ पे अभी हो नहीं पाया, वो बोल्ड दिख नहीं रहा है, तो ये बोल्ड में है। और आगे पूछ रहा है अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी डिजिट्स बिटवीन दैम इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन दैम इन द न्यूमेरिकल सीरीज। अब ये क्वेश्चन तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, बता ही नहीं पाएगा उसको करना क्या है, जबकि बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लो। उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ड में हाईलाइटेड है ना, बता दे रहा हूँ, बोल्ड में ये है ना, 3 4 2 6 8 7 5 4, ये बोल्ड में है। हाईलाइट की गई संख्या में अंकों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कई अंक हैं, जैसे कि संख्यात्मक श्रृंखला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग को नहीं पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक शॉर्टकट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर। जैसे सबसे पहले 3 और 4 को मैंने लिया, तो क्या इनका जोड़ा बन रहा है, क्या इनका जोड़ा ऐसा देखना है कि आगे क्या बोला है, देखो, इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच has many digits between them in both forward and backward direction as they have between them in the numerical series। अब देखो 3 और 4 के बीच में कितने डिजिट है, 0,
और न्यूमेरिकल सीरीज़ में भी कितने होते हैं, 0, है ना, 5 6 7 8, यहाँ देखो 0, तो येस ये एक पेयर कहलाएगा, मतलब एक पेयर ये कहलाएगा 3 और 4 का। ऐसे ही सबको चेक करना है, ठीक है, 3 और 4 का भी कहलाएगा, 4 और 3 का भी कहलाएगा, दोनों तरफ से। तो इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। देखिएगा, आपको करना क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इनका चेक करना है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देख लेना है, लास्ट सबसे हाईएस्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3 4 5 5 पेयर तक बस आपको जाना है, उसके बाद चेक करना छोड़ देना। अब देखो क्या करना है, 3 से लेकर 4 तक जाइए, काउंट कीजिए कि कितने पेयर बन रहे हैं। 3 के बाद 4 मिला, 5 6 मिला, 7 8 9 10, 2 एक साथ मिले, 2 पेयर बन गए 3 से। वैसे ही 4 से चेक करो, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 4 से भी मिला, मतलब अभी तक 3 पेयर बन चुके हैं। अब 2 से देखो, 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6 7, कुछ भी नहीं मिला। 6 के बाद देखो 7 8 9 10, कुछ नहीं मिल रहा है। 8 से बड़ा कुछ है नहीं, 7 से बड़ा कुछ है नहीं, 5 से बड़ा कुछ है नहीं। अब उल्टा देखते हैं, 3 अभी तक पेयर मिले, इधर से देखो 4 के बाद 5 मिला, 6 7 8 9 10 11, एक मिला है ना। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 10 11, कुछ नहीं मिला। 7 के बाद देखो 8 मिल रहा है, तो 5 तो ऐसे दिख गए। अब आप 5 को टिक कर दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही चेक करना होता है ना, स्पीड से इधर जाइए इधर आइए और काम खत्म हो गया। आया सबको समझ में, एक एक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आपको करके, वैसे ही काउंट करते हुए जंप करते हुए जाना है। और जहाँ पे आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, जो वैल्यू आ रही है और वो मिल गई, तो वो एक पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जो आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है, ये वाला बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको बैंक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं वो भी, जो आपके डाउट्स हैं, वो भी कवर करा दूँगा, ठीक है। सो कोटल एस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत।